नमस्कार। आज हम मानव समाजों के उस दुनिया में झांक रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की सोच से कहीं ज्यादा रंगीन और विविध है। हम्म। हम अक्सर दुनिया को पितृसत्ता मतलब पेट्रियार्ची के चश्मे से ही देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंसान ने साथ रहने के, जिंदगी चलाने के अनगिनत तरीके ईजाद किए हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका आधार है मानव समाजों का विकासवादी ताना बाना से जुड़े कुछ विचार और स्रोत। ये हमें दिखाते हैं कि समाजों का ढांचा कितना लचीला हो सकता है, कितना अलग अलग हो सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, बहुपतित्व यानी पॉलीएंड्री, मातृसत्ता यानी मिट्रियार्की और मातृवंशीय यानी मैट्रिलिनियल, ये आखिर क्यों और कैसे पनपी। और मानव समाज के विकास के इस बड़े सफर में इनका क्या मतलब है? क्या कभी सोचा है कि ऐसी भी जगह है दुनिया में जहां भाइयों का एक पूरा समूह एक ही पत्नी साझा करता है? या ये कि जिसे हम अक्सर मातृसत्ता समझ लेते हैं, वो असल में कुछ और ही होता है और सच्ची मातृसत्ता तो लगभग मिलती ही नहीं। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं आज। बिल्कुल। और शुरुआत इन शब्दों को साफ करने से ही करते हैं, क्योंकि यहीं अक्सर गड़बड़ हो जाती है। मातृसत्ता या मैट्रियार्की, इसका सीधा मतलब है ऐसा समाज जहां राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सत्ता, जो मुख्य शक्ति है, वो महिलाओं के हाथ में हो, खासकर माताओं के। अच्छा, तो मतलब पितृसत्ता का एकदम उल्टा, जैसे पुरुषों की जगह महिलाओं का पूरा दबदबा। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, कह सकते हैं। लेकिन असल दुनिया में सच्ची पूरी तरह से मातृसत्तात्मक व्यवस्था मिलना वो लगभग नामुमकिन है, बहुत ही दुर्लभ। जिसे हम अक्सर मीडिया में या आम बातचीत में मातृसत्ता कह देते हैं ना, वो ज्यादातर मातृवंशीय होता है, मैट्रिलिनियल, या फिर मातृस्थानीय मतलब मैट्रिलोकल। अच्छा, तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो फिर मातृवंशीय का मतलब क्या हुआ, मैट्रिलिनियल का? मातृवंशीय व्यवस्था में विरासत मतलब संपत्ति, नाम या वंश वो माँ की तरफ से चलता है, माँ से बेटी को मिलता है। ये मातृसत्ता से कहीं ज्यादा आम है। जैसे इंडोनेशिया का मिनांकाबाउ समाज है, दुनिया का सबसे बड़ा मातृवंशीय समाज मानते हैं उसे। या अपने यहाँ भारत में मेघालय की खासी जनजाति। और मातृस्थानीय, वो भी बता दीजिए। हाँ, मातृस्थानीय मतलब मेट्रोलोकल। इसमें शादी के बाद पति अपनी पत्नी के परिवार के साथ या उनके गांव में जाकर रहता है। तो मतलब ये हुआ कि वंश माँ से चलना एक बात है, हाँ। और पूरी सामाजिक सत्ता महिलाओं के हाथ में होना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो क्या मातृवंशीय समाजों में भी ऐसा हो सकता है कि बड़े राजनीतिक फैसले पुरुष ही लेते हो? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मातृवंशीय समाजों में अक्सर ऐसा ही होता है। संपत्ति भले महिलाओं के नाम हो, घर की मुखिया हो सकता है महिला हो, लेकिन गांव या समुदाय के स्तर पर पुरुषों की भूमिका अहम हो सकती है, खासकर महिला के भाइयों की या मामा की। ये सत्ता का एक अलग तरह का संतुलन है। ये पितृसत्ता का सीधा उल्टा नहीं है। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं बहुपतित्व पर, पॉलीएंड्री। ये तो और भी अनोखा लगता है सुनने में, एक महिला के कई पति। स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में? हाँ, बहुपतित्व सुनने में जितना अनोखा है उतना ही दुर्लभ भी है। सीधी सी परिभाषा है, एक महिला के एक से ज्यादा पति होते हैं, और इसका सबसे आम रूप है भ्रातु बहुपतित्व, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, जहां कई भाई मिलकर एक ही महिला से विवाह करते हैं। ये व्यवस्था दुनिया के कुछ गिने चुने कोनों में ही मिलती है, खासकर हिमालय के ऊंचे दुर्गम इलाकों में, जैसे तिब्बत, नेपाल, भारत में लद्दाख या हिमाचल की स्पीति घाटी। तो सवाल यही उठता है कि समाज ऐसी व्यवस्था क्यों अपनाते हैं जो हमारे लिए इतनी सहज नहीं लगती। चलिए बहुपतित्व से ही शुरू करते हैं। ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी या क्या फायदे देखे होंगे? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई ठोस कारण हैं, और ये अक्सर उस जगह के माहौल और आर्थिक जरूरतों से जुड़े होते हैं। सबसे अहम कारण है जमीन और संसाधनों की भारी कमी। सोचिए जरा, हिमालय के ऊंचे पहाड़, खेती लायक जमीन कितनी कम होती है वहां। हाँ, तो अगर हर भाई अलग शादी करके अपना घर बसाएगा, तब तो वो छोटी सी जमीन और भी छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार कमजोर होता जाएगा। बिल्कुल। भ्रातृ बहुपतित्व इसी समस्या का एक समाधान है, एक तरह का हल। भाई एक ही पत्नी साझा करते हैं, जिससे पारिवारिक जमीन बढ़ती नहीं, सारे संसाधन एक साथ रहते हैं। इससे उस मुश्किल माहौल में परिवार का गुजारा चल पाता है। ये असल में जिंदा रहने की एक रणनीति है। समझ गई। ये तो संसाधनों को बचाने का एक तरीका हुआ। और क्या वजह हो सकती है? दूसरी वजह जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी है। उन इलाकों में जहां संसाधन पहले से ही बहुत कम है, वहां आबादी का तेजी से बढ़ना खतरनाक हो सकता है। अब देखिए, एक महिला चाहे उसके कितने भी पति हों, वो एक निश्चित संख्या में ही बच्चे पैदा कर सकती है। कई महिलाओं की तुलना में ये संख्या कम होती है। तो ये व्यवस्था अनजाने में ही आबादी को काबू में रखने में मदद करती है। और पारिवारिक संपत्ति, जमीन के अलावा भी तो चीजें होती हैं। हाँ, तीसरा कारण वही है, पारिवारिक संपत्ति और विरासत को साथ बनाए रखना, उसको बिखरने से रोकना।
जब भाई संयुक्त रूप से विरासत पाते हैं और एक ही घर में रहते हैं तो उनकी आर्थिक शक्ति बनी रहती है, परिवार मजबूत रहता है। और शायद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती होंगी। बिल्कुल। चौथा कारण वही है, कठोर माहौल में जिम्मेदारियां बांटना। तिब्बती पठार जैसे इलाकों को सोचिए, पशुपालन करना, थोड़ी बहुत खेती करना या व्यापार के लिए दूर जाना, ये सब काम कई पतियों के बीच बढ़ जाते हैं। अगर एक पति व्यापार के लिए महीनों बाहर है तो बाकी लोग घर और बच्चों की देखभाल करते हैं। क्या पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ये इसमें कोई भूमिका निभाता है? ऐसा कुछ? हाँ, कुछ मामलों में ये भी एक कारक हो सकता है। अगर किसी समाज में किसी वजह से, मान लीजिए ऊंची महिला मृत्यु दर या प्रवास के कारण महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी कम हो जाए, तो बहुपतित्व ये सुनिश्चित करता है कि ज्यादातर पुरुषों का विवाह हो सके। इससे सामाजिक स्थिरता बनी रहती है। और आखिर में ये महिला और बच्चों के लिए एक तरह की सामाजिक सुरक्षा भी है। एक से ज्यादा पति होने का मतलब है कि अगर किसी एक की मृत्यु हो जाए या वो लंबे समय के लिए कहीं चला जाए, तो भी परिवार को संभालने वाले और लोग मौजूद रहते हैं, सुरक्षा बनी रहती है। हाँ, ये तो समझ आता है। बहुपतित्व असल में उन बेहद मुश्किल हालात का एक व्यावहारिक हल लगता है, एक अनुकूलन। अच्छा, अब लौटते हैं मातृवंशीय व्यवस्थाओं पर। उन्हें क्या चीज बढ़ावा देती है? क्या वहां भी माहौल ही सब कुछ तय करता है? माहौल एक भूमिका निभाता है, जरूर, लेकिन मातृवंशीय व्यवस्थाओं के पीछे और भी दिलचस्प कारण है। पहला और शायद सबसे बुनियादी कारण है मातृत्व की निश्चितता। माँ कौन है ये हमेशा तय होता है ना, जबकि पिता कौन है इसमें अनिश्चितता हो सकती थी, खासकर पुराने समाजों में। इसलिए वंश और संपत्ति को माँ की तरफ से चलाना ज्यादा स्पष्ट और स्थिर तरीका माना गया होगा। मिनांकाबाओ या खासी समाज में जमीन और घर माँ से बेटी को मिलना इसी का एक उदाहरण है। अरे वाह, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब मातृत्व की निश्चितता जैसी बुनियादी जैविक सच्चाई का सामाजिक संरचना पर इतना गहरा असर। और क्या कारण है? दूसरा अहम कारण है महिलाओं की आर्थिक भूमिका। जिन समाजों में महिलाएं खेती या व्यापार जैसे कामों में मुख्य भूमिका निभाती हैं, मतलब जहां वो घर चलाने के लिए संसाधन जुटाने में पुरुषों के बराबर या उनसे ज्यादा योगदान देती हैं, वहां उनका सामाजिक रुतबा बढ़ता है और ये मातृवंशीय व्यवस्था को मजबूती देता है। और अगर पुरुष अक्सर घर से बाहर रहे तो, जैसे व्यापार या युद्ध के लिए? हाँ, ये तीसरा बड़ा कारण है। ऐसे समाज जहां पुरुष युद्ध, व्यापार या पशु चराने के लिए लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं, वहां क्या होता है, घर, जमीन और बच्चों की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से महिलाओं पर आ जाती है। मिनांकाबाओं पुरुषों का व्यापार के लिए प्रवास करना इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जब महिलाएं घर और संसाधनों को संभालती हैं तो उनका नियंत्रण और महत्व दोनों बढ़ जाते हैं। और रिश्तों के लिहाज से कबीले के लिए भी इसका कोई फायदा होता होगा? बिल्कुल। चौथा कारण है रिश्तेदारी की सुरक्षा और कबीले की एकता। मातृवंशीय समाज में बच्चे हमेशा माँ के कबीले या परिवार के सदस्य होते हैं। इससे समूह की पहचान मजबूत होती है। विरासत माँ के वंश में रहने से कबीले की संपत्ति भी साथ बनी रहती है, बढ़ती नहीं है। और हाँ, कुछ मामलों में धार्मिक विश्वास भी भूमिका निभा सकते हैं, जैसे देवी पूजा या महिलाओं को मिले खास आध्यात्मिक अधिकार। हमने ये तो समझ लिया कि मातृवंशी क्या है और क्यों पनपता है, पर वो सवाल अभी भी है कि सच्ची मातृसत्ता इतनी दुर्लभ क्यों है? अगर मातृवंशीय संभव है तो मातृसत्ता क्यों नहीं? पितृसत्ता दुनिया भर में इतनी हावी कैसे हो गई? अगर महिलाओं के वंश से चलना संभव था तो सत्ता उनके हाथ में क्यों नहीं आई ज्यादातर समाजों में? ये मानव समाज के इतिहास का एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है। इसके पीछे कई परतें हैं, जैविक, ऐतिहासिक, सामाजिक। एक कारण ऐतिहासिक रूप से देखें तो बच्चे पैदा करने और उनकी सालों तक देखभाल करने की जिम्मेदारी ने महिलाओं की गतिशीलता को कुछ हद तक सीमित किया। वो बाहरी दुनिया के कामों जैसे बड़े पैमाने पर युद्ध या लंबी दूरी के शिकार और व्यापार में उतनी शामिल नहीं हो पाती थीं। और अक्सर राजनीतिक शक्ति इन्हीं चीजों से जुड़ी होती थी। वहीं पुरुषों की औसत शारीरिक शक्ति उन्हें युद्ध और शिकार में ज्यादा प्रभावी बनाती थी। इससे उन्हें संसाधनों और सुरक्षा पर ज्यादा नियंत्रण मिला। अच्छा, यानी युद्ध और संघर्ष ने पुरुषों को सत्ता तक पहुंचाने में एक तरह से मदद की। हाँ, ये दूसरा अहम कारक है। समाज अक्सर युद्ध के जरिए अपने इलाके बचाते थे या बढ़ाते थे। पुरुष योद्धाओं ने युद्ध कौशल और हथियारों पर नियंत्रण के कारण अक्सर राजनीतिक और सामाजिक दबदबा हासिल कर लिया। यहाँ तक कि कई मातृवंशीय समाजों में भी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व पुरुषों के हाथ में ही रहा है। और अर्थव्यवस्था का क्या? मतलब काम के बंटवारे ने भी कोई भूमिका निभाई इसमें? निश्चित रूप से। तीसरा कारण है आर्थिक श्रम का विभाजन। कई समाजों में, खासकर जब बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई, हल चलाकर, तो पुरुषों ने उसे नियंत्रित किया, साथ ही बड़े शिकार या व्यापार को भी। ये धन और शक्ति के बड़े स्रोत थे, तो जिसके हाथ में संसाधन उसके हाथ में सत्ता। एक तरह से ये पैटर्न बना। चौथा, सामाजिक ढांचे और विरासत के नियम भी पितृसत्ता को मजबूत करते गए।
जब संपत्ति और पदवी पिता से बेटे को मिलने लगी तो पुरुषों का दबदबा पीढ़ी दर पीढ़ी पक्का होता गया। क्या धर्म और विचारों का भी इस पर कुछ असर पड़ा? बिल्कुल। पांचवां कारण धार्मिक और वैचारिक है। कई प्राचीन और प्रमुख धर्मों ने पुरुष देवताओं, पैगंबरों या पूर्वजों को ज्यादा महत्व दिया। इसने जाने अनजाने पुरुष सत्ता को एक तरह की वैधता दी। तो इन सब कारणों के मिले जुले असर से पितृसत्ता ज्यादा फैली, जबकि सच्ची मातृसत्ता लगभग अपवाद ही रही। लेकिन ये दोहराना जरूरी है कि मातृवंशीय व्यवस्थाएं दिखाती हैं कि सत्ता का बंटवारा सिर्फ एक तरीके से नहीं होता, विविधता संभव है। हाँ, और जब इन अलग-अलग व्यवस्थाओं में शक्ति का संतुलन इतना अलग है, तो जाहिर है माता-पिता की भूमिकाएं भी बहुत अलग-अलग होती होंगी। ये कैसे दिखता है समाज में? चलिए पहले माताओं की भूमिका पर बात करते हैं। देखिए, पितृसत्तात्मक समाजों में जो सबसे आम है, माँ की मुख्य भूमिका बच्चों की परवरिश और घर संभालना होती है। उनका प्रभाव बहुत अहम होता है, लेकिन ज्यादातर परोक्ष। वो अगली पीढ़ी को तैयार करती हैं, पर औपचारिक सत्ता उनके हाथ में कम होती है। ठीक है, और मातृवंशीय में, जहाँ वंश माँ से चल रहा है? वहां माँ की भूमिका ज्यादा केंद्रीय और शक्तिशाली होती है। वो सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि अक्सर संपत्ति और विरासत की नियंत्रक होती हैं। वंश उन्हीं से चलता है, इसलिए पारिवारिक मामलों और अक्सर शादी ब्याह के फैसलों में उनकी राय ज्यादा वजन रखती है। वो सांस्कृतिक परंपराओं की वाहक होती हैं, उनका सम्मान बहुत होता है। और अगर कहीं सच्ची मातृसत्ता हो, तो वहाँ माँ की भूमिका क्या होगी? कैसी कल्पना कर सकते हैं हम? उन बेहद दुर्लभ समाजों में अगर वो हों, तो माँ सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि समुदाय की नेता हो सकती हैं। वो राजनीतिक फैसले ले सकती हैं, आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित कर सकती हैं और सामाजिक व धार्मिक मामलों में भी प्रमुख हो सकती हैं। उनका अधिकार सीधा और व्यापक होता है। समझ गई। अब पिताओं की भूमिकाओं को देखते हैं। पितृसत्ता में तो तस्वीर काफी साफ है। घर का मुखिया, कमाने वाला, फैसले लेने वाला, अनुशासन बनाए रखने वाला। हाँ, पितृसत्ता में पिता का अधिकार और जिम्मेदारी स्पष्ट होती है। वो परिवार का चेहरा होता है। संपत्ति और विरासत उसी के जरिए आगे बढ़ती है। अनुशासन और सामाजिक नियमों को लागू करने में उसकी भूमिका अहम होती है। लेकिन मातृवंशीय समाजों में पिता की भूमिका कैसे बदल जाती है, खासकर जब वंश माँ से चल रहा है और संपत्ति भी उसी तरफ है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये काफी दिलचस्प बदलाव है। मातृवंशी समाज में पिता का महत्व कम नहीं होता, वो खत्म नहीं हो जाता, लेकिन उसकी भूमिका बदल जाती है। वो बच्चों का प्यार करने वाला, उनका मार्गदर्शन करने वाला हो सकता है, आर्थिक सहयोग भी दे सकता है, लेकिन संपत्ति या वंश के मामलों में उसका अधिकार सीमित होता है। कई बार तो माँ का भाई यानी बच्चों का मामा पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर विरासत और सामाजिक मामलों में। पिता की भूमिका प्रभुत्व वाली कम और भावनात्मक या सहायक ज्यादा हो जाती है। मामा का पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण होना, ये हमारे सामान्य अनुभवों से कितना अलग है? स्रोत बताते हैं कि ये संतुलन कैसे काम करता है। क्या मामा ही असल मुखिया जैसी भूमिका में आ जाता है फिर? हाँ, कुछ मातृवंशी समाजों में जैसे मिनंकाबाऊ या घाना के अकन लोगों में ऐसा ही होता है। क्योंकि वंश माँ से चलता है, तो माँ के परिवार का पुरुष सदस्य यानी मामा अपनी बहन के बच्चों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। वो उनकी शिक्षा, शादी ब्याह और विरासत के मामलों में ज्यादा दखल रखता है। पिता तब भी एक सम्मानित सदस्य होता है, परिवार का हिस्सा होता है, लेकिन सत्ता का केंद्र मामा की तरफ खिसक जाता है। अच्छा, और उस दुर्लभ मातृसत्ता में पिता की क्या जगह होती होगी? वहां पिता की भूमिका मुख्य रूप से सहायक होती, सपोर्टिव। वे बच्चों की देखभाल, घर के कामों और सामुदायिक गतिविधियों में मदद करते हैं। आर्थिक योगदान दे सकते हैं, लेकिन नियंत्रण महिलाओं के पास होता। उनका सम्मान होता, लेकिन सत्ता या संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं होता। उनकी भूमिका पूरक ज्यादा होती, प्रमुख नहीं। तो ये शक्ति का खेल वाकई बहुत पेचीदा है। पितृसत्ता में पिता, मातृवंशी में माँ और मामा, और मातृसत्ता में माँ। और ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा है। हमने बार बार माहौल और संसाधनों की बात की। क्या हम कह सकते हैं कि जमीन और पर्यावरण ने इन समाजों को गढ़ा है? भूगोल निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार करता है। अब देखिए, जहां जमीन उपजाऊ थी, नदियों के किनारे बड़े मैदान थे, वहां गहन खेती संभव हुई, बड़े पैमाने पर। इसके लिए संगठन, श्रम और सुरक्षा की जरूरत पड़ी, जिसे अक्सर पुरुषों ने नियंत्रित किया। इससे पितृसत्ता को बढ़ावा मिला, जैसे मेसोपोटामिया, नील घाटी या गंगा के मैदानों में हुआ। और जहां जमीन कम थी या पहाड़ी इलाके थे, वहां क्या हुआ? पहाड़ी, जंगली या मुश्किल इलाके, जहां छोटी छोटी खेती या पशुपालन ही संभव था, वहां अक्सर मातृवंशीय या मातृस्थानीय व्यवस्थाएं पनपी। सुमात्रा के मिनांकाबाऊ या मेघालय की खासी जनजातियां इसके अच्छी उदाहरण हैं। यहाँ जमीन को साथ रखना ज्यादा जरूरी था और माँ के जरिए वंश चलाना इसमें मददगार हुआ। और वो बेहद कठोर इलाके जैसे हिमालय, जहां बहुपतित्व मिला। हाँ, अत्यधिक ऊंचाई वाले, कम संसाधनों वाले क्षेत्र बहुपतित्व जैसी व्यवस्थाओं के लिए अनुकूल साबित हुए। यहाँ जमीन का बंटवारा रोकना और जनसंख्या को नियंत्रित रखना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसका हल, जैसे हमने बात की, भ्रातृ बहुपतित्व की दिया।
तो एक मोटा पैटर्न दिखता है। संसाधन ज्यादा तो पितृसत्ता की संभावना बढ़ी, संसाधन कम तो मातृवंशीय या बहुपतित्व जैसे विकल्पों की संभावना। लेकिन क्या सिर्फ भूगोल ही सब कुछ तय करता है या और भी चीजें हैं जो समाज का रूप तय करती हैं? नहीं, सिर्फ भूगोल नहीं, वो बस एक शुरुआती बिंदु है, एक तरह का कैनवस। कई और कारक मिलकर समाज का ताना बाना बुनते हैं, जैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, खेती है, शिकार है या व्यापार, विरासत के नियम क्या हैं, लड़ाई और सुरक्षा की कितनी ज़रूरत पड़ती है, आबादी का दबाव कितना है, क्या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खासकर पुरुष, उनके धर्म और विचारधारा क्या है, किस तरह की तकनीक इस्तेमाल होती है, परिवार का ढांचा कैसा है, संयुक्त या एकल, और कानून और राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि कोई समाज कैसा बनेगा। हाँ, तो इस सारी विविधता को देखते हुए मतलब शिकारियों के छोटे समूहों से लेकर बड़े बड़े राज्यों तक, पितृसत्ता से लेकर बहुपतित्व तक, आखिर समाज चीज क्या है? विकास की नजर से देखें तो इंसान समाज बनाकर रहता ही क्यों है? इसका क्या फायदा है हमें? देखिए, ये सवाल मानव होने के मतलब से जुड़ा है। समाज सिर्फ एक सांस्कृतिक आदत नहीं है, ये हमारे जिंदा रहने और पनपने की एक बुनियादी जैविक और विकासवादी स्ट्रैटेजी है। पहला फायदा तो है सुरक्षा, डिफेंस। अकेले इंसान की क्या बिसाती जंगल के खतरों के सामने, समूह में रहने से बचाव हुआ। दूसरा, सहयोग संभव हुआ, कोऑपरेशन, मिलकर शिकार करना, खाना बांटना, इससे सबका पेट भरा। और बच्चे पालना, ज्ञान बांटना, ये सब भी तो समाज में ही होता है। बिल्कुल। तीसरा, समाज ने बच्चों को पालने और उनकी सुरक्षा का स्थिर इंतजाम किया। रिश्तेदारी के नेटवर्क ने इसमें बहुत मदद की। चौथा, और शायद सबसे अनोखा, सांस्कृतिक ज्ञान का हस्तांतरण, कल्चरल ट्रांसमिशन। समाज के बिना ये हो ही नहीं सकता था। औजार बनाना, भाषा, आग जलाना, खेती करना, ये सब हुनर हमने एक दूसरे से सीखे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए। इसी वजह से हम बिना शारीरिक बदलाव के दुनिया के हर कोने में ढल गए। और क्या समाज ने हमें संगठित होने में मदद की और बेहतर बनने में? हाँ, पांचवां फायदा है श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। इससे काम ज्यादा कुशलता से होने लगा। छठा, संगठन और नेतृत्व का विकास हुआ, हायरार्की बनी, जिससे बड़े समूहों में फैसले लेना और झगड़े सुलझाना मुमकिन हुआ। सातवां, भाषा का विकास हुआ, जिससे हम बेहतर संवाद और योजना बना सकें। और आठवां, नैतिकता और नियम बने, मॉरल सिस्टम्स, जिनसे समूह में शांति और सहयोग बना रहा। संक्षेप में कहें तो समाज बनाकर ही हम इंसान जिंदा रहे, फले फूले और दुनिया पर छा गए। ये हमारी सुपर पावर है एक तरह से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर तरह की सामाजिक व्यवस्था, चाहे वो पितृसत्ता हो, मातृवंशीय हो या बहुपतित्व, अपने अपने माहौल में कामयाब होने का एक तरीका थी, एक अनुकूलन? निश्चित रूप से हर व्यवस्था अपने खास माहौल और चुनौतियों का एक जवाब थी, एक समाधान थी। शिकारी संग्राहक समूहों ने आपसी सहयोग और लचीलेपन को साधा। पितृसत्ता ने खेती वाले समाजों में स्थिरता और सुरक्षा दी, बड़े पैमाने पर संगठन संभव बनाया। मातृवंशीय व्यवस्था ने कम संसाधनों वाले समाजों में संपत्ति को जोड़े रखा, वंश की स्थिरता सुनिश्चित की। और बहुपतित्व ने बेहद कठिन हालात में परिवार को बिखरने से बचाया और आबादी को नियंत्रित रखा। हर किसी ने अपने संदर्भ में एक विकासवादी जरूरत पूरी की। कोई एक बेस्ट मॉडल नहीं है। तो आज के इस गहरी छानबीन से ये साफ है कि मानव समाज एक बहुरंगी चादर की तरह है, जिन्हें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और जिंदा रहने की जरूरतें मिलकर बुनती हैं। ये सिर्फ एक ही पैटर्न यानी पितृसत्ता का मामला नहीं है। ये स्रोत वाकई दिखाते हैं कि इंसान ने कितने अलग अलग तरीकों से खुद को संगठित किया है, कितना अनुकूलनशील रहा है। ताकि कदर करना सिखाता है। कोई एक व्यवस्था हमेशा के लिए या हर जगह के लिए सबसे अच्छी नहीं होती। हर संरचना अपने समय और स्थान की चुनौतियों का एक समाधान प्रस्तुत करती है। मानव समाजों की इस यात्रा ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यहीं पर एक सवाल उठता है जिस पर हम शायद आगे सोच सकते हैं। ये कि अगर अतीत में मानव समाज पर्यावरण और आर्थिक दबावों के जवाब में इतने अनुकूलनीय रहे हैं, तो आज के जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, नई तकनीकें जो काम और परिवार दोनों को बदल रही हैं, या बढ़ता हुआ प्रवासन, वो हमारी अपनी सामाजिक संरचनाओं को किन नए तरीकों से ढाल रहे होंगे? क्या हम उन बदलावों को अभी पूरी तरह पहचान भी पा रहे हैं? ये एक विचार करने लायक बात है।